शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे आप लोग, बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, चैप्टर 7 स्पेशलाइज्ड एरियाज आज हम देखेंगे। इसमें 800 का पूरा सीरीज कवर होता है दोस्तों, तीन ही जैसे 800, 805, 810, ठीक है। उसमें से अब हम फोकस करेंगे 800 के ऊपर। अभी हम ऑडिट में ही है, अभी हम एसेज में ही है, ठीक है। अभी हम एसेज से आगे नहीं बढ़े हैं, अभी हम एसेज में ही है। यहाँ पे बात होती है तुम्हारा जो नॉर्मल एफएस है ना, नॉर्मल एफएस तुम्हारा बनता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से। यहाँ पे बात होती है अगर वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनेगा तो उसका ऑडिट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझने की बात ये आती है कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो है ना, वो क्या करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नीड्स जो है ना, अगर वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नीड्स को अगर मीट होता है तो वो क्या है, तुम्हारा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है। मतलब क्या, हमारा एफएस अगर कोई भी देख सकता है, शेयर होल्डर, क्रिएटर, बैंक, कोई भी नॉर्मल जो है ना, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स अगर उसको देख सकते हैं ना, वो तुम्हारा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर वही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नीड्स अगर स्पेसिफिक यूजर्स के रहेंगे ना, एंड उसको जो एड्रेस करता है, उसको जो मीट करता है ना, वो तुम्हारा क्या है, वो है तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग है या फिर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन क्रिएटर्स ने मांगा है, उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से तुम दे रहे हो, या फिर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है जैसे लोन लीज एग्रीमेंट, इन दोनों पार्टीज के बीच में अगर तुमको कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एफएस बनता है एंड उसके ऊपर तुमको ऑडिट करना है, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ हो रही है ना, वो क्या है, तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। नहीं समझा, कोई बात नहीं, आगे जाके समझेगा, अभी के लिए ध्यान दे दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ना कि मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क समझाओ, तो समझाना है कि देख भाई, जैसे 800 डिफाइन करता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को एज एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। इतना ही लिखना है, डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, ठीक है। तो एफआरएफ में भी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इसके बारे में हमने ऐसे 700 में पूरे अच्छे तरीके से बात किया है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये दोनों जगह पे हो सकता है, जैसे कि क्या, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में भी हो सकता है एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड नहीं है तुमको। द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ डिटरमाइन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एफएस एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। तो अगर तुम्हारा जनरल पर्पस एफएस है ना, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से एफएस बना है ना, तो उसका फॉर्म एंड कंटेंट कैसे रहेगा, तो वो अलग से रहेगा। एंड तुम्हारा स्पेसिफिक या फिर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर एफएस बनता है तो उसका फॉर्म एंड कंटेंट अलग से रहेगा, ठीक है। इतना सा है तुम्हारा सिंपल सा पॉइंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का। सर ये लेकिन ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के में एफआरएफ कैसे बनता है, ठीक है, एग्जांपल से हमको नहीं समझा तो यहाँ पे समझो। देख, फ्रेमवर्क जो है ना, इस्टेब्लिश्ड बाय ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो सकता है। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा। तो हमने बोला ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है ना, ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है ना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है ना, ये तुम्हारा या तो इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन देगा, या फिर रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट होगा, या फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट का तो हमने देख लिया, दो एग्जांपल, क्या लोन एग्रीमेंट रहेगा, लोन एग्रीमेंट है, या फिर लीज का एग्रीमेंट है, लीज का एग्रीमेंट है, ठीक है, लोन या फिर लीज का एग्रीमेंट। रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट का दे दो सर। देख भाई, जैसे कि तुम्हारा अगर इंश्योरेंस कंपनी है एंड इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस का रेगुलेटरी है, अगर उसका रिक्वायरमेंट है अलग से, कुछ अलग से एफएस बनेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुझे अलग से उसके हिसाब से एफएस बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से ऑडिट करना पड़ेगा। सर ये ऐसे तो बैंकिंग का भी है, हाँ भाई बैंकिंग का भी है। तो रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट अगर अलग है, रेगुलेटरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर तुमको एफएस बनाना है ना, तो क्या होगा, तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा। इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर सेबी है तुम्हारा, ठीक है, अगर सेबी ने कुछ बोला है कि तुमको ऐसे ऐसे एफएस देना है, तो उसके हिसाब से दे रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हारा स्पेशल पर्पस का फ्रेमवर्क होगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यूजर्स जो है ना वो स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक यूजर्स के नीड्स को एड्रेस हो रहा है, स्पेसिफिक यूजर्स के फाइनेंशियल नीड्स को क्या हो रहा है, एड्रेस हो रहा है ना, वो तुम्हारा क्या है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, ठीक है सर। तो इसमें
अगर तुम्हारा फ्रेमवर्क अगर इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है ना, देख तुमको क्या करना पड़ता है पता है क्या? देख यहाँ पे आजा, स्टार्टिंग में आजा एकदम। यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे में क्या देखना है, ऐसे का नाम क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट्स ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो अगर तुम्हारा एफएस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है तो ऑडिट में तुम्हारे स्पेशल कंसिडरेशंस क्या रहेंगे, जैसे 800 डील्स विथ स्पेशल कंसिडरेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसमें तुम्हारे स्पेशल कंसिडरेशंस रिलेवेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। तो सबसे पहले हमने 210 में देखा था एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते समय, तो एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट, एंड उसके बाद में फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तुमको थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट में तुमको क्या करना था, याद करो, प्री कंडीशंस क्या होना चाहिए कि एफआरएफ जो है ना तुम्हारा वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। याद आया कुछ? एफआरएफ 210 में हमने देखा था प्री कंडीशंस में हमने देखा था कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एफआरएफ है ना, तो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या, ये तो तुमको देखना पड़ेगा। तो कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, तो ऐसे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते समय तुम्हारे कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि एफआरएफ जो है ना तुम्हारा वो एफआरएफ तुमको एक्सेप्टेबल है क्या। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारा एफआरएफ सेबी ने दिया है या फिर एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, एज्यूम करके चल सकते हो, प्रिज्यूम करके चल सकते हो कि वो तुमको एक्सेप्टेबल है, प्रिज्यूम करके चल सकते हो कि तुमको एक्सेप्टेबल है। क्यों सर, तुमको एफआरएफ क्यों एक्सेप्टेबल होगा? देख भाई, सेबी ने बनाया है, अगर सेबी ने बनाया ना तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया रहेगा, तो उन्होंने वो यूजर्स के नीड्स को एड्रेस करने के लिए बनाया रहेगा। तो सेबी ने बनाया तो भाई सब सोच समझ के बनाया, तो प्रिज्यूम कर सकता है कि वो तुमको एक्सेप्टेबल है। सर फिर वैसे तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है ना, इंश्योरेंस बैंकिंग उन्होंने तो अच्छे से बनाया होगा, तो ठीक है, इनका भी तुमको एक्सेप्टेबल है ना भाई, रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एफआरएफ बना है ना तो इनका एफआरएफ भी तुझे एक्सेप्टेबल है। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में तुमको देखना पड़ेगा अगर ये तुम्हारा ऐसे 210 के हिसाब से है ना तो ही तुमको एक्सेप्टेबल है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ऐसे 210 में जाओ फिर, एंड यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तुम्हारा यूजर का नीड्स एड्रेस हो रहा है क्या, उसके हिसाब से बनाए क्या एफआरएफ। यूजर के नीड को अगर एड्रेस कर रहा है ना, स्पेसिफिक यूजर के नीड को, तो तुमको एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये बात आती है, ये तुम्हारे स्पेशल कंसिडरेशन है, तुमको एक्सेप्ट करना है। तो इन्होंने बोला कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश बाय ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश मत बोलो, ऑथराइज बोलो, ठीक है, यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अगर तुमको बनाया ना तो तुम क्या कर सकते हो, प्रिज्यूम एक्सेप्टेबल। ठीक है, प्रिज्यूम कर सकते हो कि जनरली प्रिज्यूम कर सकते हो कि वो एक्सेप्टेबल है तुम्हारा। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट सच ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर इनपुट। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉर सर्टन एंटिटी टाइप्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। तो रेगुलेटर ने दिया है तो उसको भी तुमको एक्सेप्टेबल है। फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है ना, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा आर एक्सेप्टेबल इफ दे एग्जिबिट एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू ऐसे 210। तो 210 में जो तुम्हारा देखना है तुमको कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, देखो नेचर ऑफ एफएस कैसा है, पर्पस ऑफ एफएस कैसा है, हमने बात करी थी सीएफएस है कि एसएफएस है, यस एफएस है कि सीएफएस है, कंसो का है कि नहीं है, एक्सटर्नल यूज़ है कि इंटरनल यूज़ है, वो सारी बातें जो हमने करी थी ना वहाँ पे 210 में जाके देखो कि तुम कैसे डिटरमाइन करोगे कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। उसके सारे जो एट्रीब्यूट्स है ना, अगर वो एट्रीब्यूट्स तुम्हारे मिट हो जाते हैं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उसको मान के चल सकते हो कि वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अगर फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है और अदर सोर्सेस है, are acceptable if they exhibit attributes of acceptable framework according to ऐसे 210। Relative importance of each attribute can vary depending on engagement and is a matter of professional judgment। तो यहाँ पे nature of FS को कितना भाव देना है तुमको, purpose of FS को कितना भाव देना है ना, ये क्या करेगा, ये तुम्हारा वैरी करेगा तुम्हारे जजमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एट्रीब्यूट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एंगेजमेंट एंड इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो यहाँ पे तुमको इतना ही पॉइंट
सबसे अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या है कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। तुम जब वैसे वाले एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तुमने एफआरएफ देखना है। एफआरएफ 3 जगह से बन सकता है, या तो ऑथराइज तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर रेगुलेटरी होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होगा। ऑथराइज होगा तो जनरली प्रिज्यूम कर सकते हो कि एक्सेप्टेबल है। रेगुलेटरी का होगा तो उसको भी एक्सेप्टेबल मान सकते हो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट का है ना, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना है ना, तो वहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा। अगर वो एट्रीब्यूट को मीट करता है 210 के हिसाब से, तो ही तुमको एक्सेप्टेबल है। एट्रीब्यूट को कितना तुमको ने भाव देना है, कितना वेट देना है ना, ये तुम्हारे हाथ में। ठीक है, फोकस ऑन यूजर नीड। द की फैक्टर इज वेदर चूजन फ्रेमवर्क मीट करता है क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ इंटेंडेड यूजर। ठीक है, इस पे तुमने फोकस करना है। बाकी देखो, बाकी तुमको समझता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। इफ लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट करते हैं चूजन स्टैंडर्ड को, द ऑडिटर मस्ट चेक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है, जैसे तुम्हारा समझो तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनाया है एंड तुम्हारा रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट है, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट है क्या। तो उसमें तुमने क्या देखना है, जैसे 210 में जाके फिर से देखना है, एक्शन नीड टू बी टेकन टू एड्रेस सच कॉन्फ्लिक्ट। एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उसमें तुमने एक्शन लेना है। फिर एग्जाम्पल देखो, बिजनेस वैल्यूएशन है, ठीक है, बायर एंड सेलर दोनों एग्री करते हैं क्या कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो हमने क्या बोला, हमने बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए क्या किया है, बायर एंड सेलर तुमको बिजनेस वैल्यूएशन करना है, नेट एसेट को फाइंड करना है। नेट एसेट करने के लिए बायर एंड सेलर दोनों ने मिलकर क्या किया है, दोनों ने बोला कि भाई ये बैड डेट्स है ना, उसका प्रोविजन हम कम रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों ने एक्सेप्ट किया है ना, तो ये तुमको एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि ये मीट करता है स्पेसिफिक नीड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाली बात आती है। यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि जो यूजर्स है ना, इंटेंडेड यूजर है ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंटेंडेड यूजर के नीड्स को अगर वो फ्रेमवर्क ने क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है तुमने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर तुम प्लानिंग करते हो या फिर परफॉर्मिंग करते हो ऑडिट इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन पूछेगा फाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट एंड बाद में बोलेगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो ये दो चीज़ अगर तुमको आती है ना, तो तुमने भाई साहब अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है सर, तुमने लिखना है, देख भाई तुमने दो तीन चीज़ें समझनी है। क्या, ऐसे 200 को सबसे पहले स्टार्ट करो। क्यों सर, क्योंकि ये बोलता है कि ऑल एसेस को कंप्लाई करो, एंड साथ में बोलता है कि इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करो इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो भाई साहब सबसे पहले ऐसे 200 से शुरू करना है तुमने, क्योंकि ये बोलता है कि सारे एफएस तुम्हारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखो ऑडिट तो तुम्हारा वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे जनरल पर्पस की जगह पे स्पेशल पर्पस आ गया। अगर स्पेशल पर्पस आ गया ना, तो यहाँ पे तुमने देखना है कि यहाँ पे तुम्हारे ऑल एसेस यहाँ पे भी वैसे के वैसे एप्लीकेबल हो जाएंगे। इथिकल रिक्वायरमेंट भी तुम्हारे वैसे के वैसे तुम्हारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस आएगा सर, क्यों बोल रहे हो इतने बार बार इंडिपेंडेंस। देख भाई, इसके बाद हम जब आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। जैसे तुम्हारा रिलेटेड सर्विसेज वगैरह है ना, उसमें इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। लेकिन इसकी वजह से एएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख, तुम अभी एसए में ही हो, अभी तुम ऑडिट में ही हो, अभी तुम ऑडिट कर रहे हो। अगर तुम ऑडिट में हो ना, तो इंडिपेंडेंस आएगा ही आएगा मामू। ठीक है, ध्यान रख, इंडिपेंडेंस आएगा। ठीक है, तो जैसे 200 से स्टार्ट करो, उसमें तुमने 60 ऐड करना है। 60 ऐड करने मतलब क्या, फिर 260 क्या था, जैसे 260 तुम्हारा कम्युनिकेशन विद TCWG था, कम्युनिकेशन विथ TCWG। अच्छा जी, फिर ऐसे इसमें फिर से तुमने क्या करना है, 60 ऐड करना है। 60 और 60 ऐड करो, कितना आता है, 320 क्या था, मटेरियलिटी। अभी 2 बार 60 ऐड किया ना, तो इसको क्या करो, इंटू 2 करो, कितना आता है 640। इसमें फिर से 60 ऐड करो, कितना आता है 700 क्या है तुम्हारा, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो तुमने देखना है ऐसे 200, 260, 320 एंड 700, 4 पॉइंट तुम्हारे बन गए। ठीक है, अभी आते हैं नोट्स में इसको समझते हैं, क्या है बात, क्या है समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोल दिया है कि ऐसे 200 तो आएगा ही आएगा। तो तुमको क्या देखना है, फाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बेस्ड कंपनी, द ऑडिटर शुड कंसिडर फॉलोइंग मेंशन फैक्टर। क्या फैक्टर है, सबसे पहले कंप्लायंस विथ रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, तो ऐसे 200 में दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। एक तो बोलता है कि देख
ऑल एसेज को कंप्लाई करना चाहिए। एंड दूसरी बात बोलता है इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस आना चाहिए। तो इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस आएगा ही आएगा, उसको तुमने कंप्लाई करके चलना है क्योंकि ऑडिट तो है ही। ऑल ऐसे को कंप्लाई करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला था कि डिपार्चर अगर हो करना चाहिए ना, डिपार्चर करने की नीड है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बात आती है, अगर ऑडिटर में जज इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम रिलेवेंट रिक्वायरमेंट इन ऐसे बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस टू अचीव द एम ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी डिपार्चर कर सकते हो तुम बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट के प्रोसेस। अच्छा जी, तो ऐसे 200 तो तुम्हारा वैसा का वैसा ही है, तो सिर्फ उन्होंने बोला कि ऐसे 200 का अप्लाई करो, ऑल ऐसे का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा एंड इथिकल रिक्वायरमेंट भी तुम्हारा फुलफिल होना चाहिए। फिर हमने बात करी ऐसे 260, ठीक है, 200 में 60 ऐड किया, 260 आया। कम्युनिकेशन विद TCWG, ये यहाँ पे बात थोड़ी सी अलग आती है। यहाँ पे बात क्या करता है, देख भाई, TCWG आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग प्रिपरेशन ऑफ FS। कब आता है ये, जनरल पर्पस केस में आता है। जनरल पर्पस केस में मैनेजमेंट एंड TCWG उन्होंने क्या करना है, ओवरसी करना है FS का प्रिपरेशन। लेकिन हो सकता है कि इस केस में उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर फिर किसका है, मैनेजमेंट का है, TCWG का नहीं है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर देख देख भाई, एग्जाम्पल देता हूँ, लीजेस है तेरा, ठीक है, तो लीजेस का एग्रीमेंट है, लीजेस का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर लीजेस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो लेसर एंड लेसी ये दोनों चीज़ है ना, ये दोनों के बीच में कुछ कुछ हो रहा है। वो बोल रहे कि भाई साहब हमको इस स्पेसिफिक चीज़ के हिसाब से ना FS बना के दे दे, FRF के हिसाब से FS बना के देते। तो इसमें ना हो सकता है कि TCWG को कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा, ठीक है, मैनेजमेंट देखेगा एंड वो पार्टी सामने वाला देखेगा, वो दोनों अपना FS बना देंगे। तो यहाँ पे तुमको क्या देखना है, एसएज में तुम्हारा TCWG के साथ कम्युनिकेशन होता है। इन द केस ऑफ स्पेशल पर्पज FS TCWG में नॉट हैव सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना सिर्फ लिखा है, इन्होंने नहीं बोला कि तुमने कम्युनिकेट क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिकेशन विद TCWG इन अकॉर्डेंस विद ऐसे इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन TCWG एंड FS सब्जेक्ट टू ऑडिट। In particular, whether TCWG are responsible for overseeing the preparation of these FS. In the case of special purpose FS, TCWG may not have such responsibility. अच्छा जी, तो ऐसे 260 का भी तुमने पॉइंट देख लिया। फिर आता है तुम्हारा ऐसे 320 के बाद क्या होती है, 320 बोलता है कि मटेरियलिटी देखो। तो सर ठीक है ना, यहाँ पे भी हम देख लेंगे मटेरियलिटी, हाँ भाई देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग पॉइंट क्या बनता है, फिर से अलग पॉइंट आएगा क्या, देख भाई, मैनेजमेंट में एग्री विद द इंटेंडेड यूजर्स ऑन अ थ्रेशोल्ड बिलो विच मे स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट विल नॉट बी करेक्टेड और अदरवाइज एडजस्टेड। ठीक है, क्या बात हो रही है, हमारा जो लेसर एंड लेसी था ना, मान लीजिए A एंड B था, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, फिर से क्या हुआ है, यहाँ पे मैनेजमेंट ने वो जो सामने वाला पार्टी है ना, वो सामने वाले पार्टी के साथ में एग्रीमेंट किया है। वो बोलता है कि देख भाई, हमारा लीज का जो टर्म है ना, वो हमारा लीज का जो अमाउंट है ना, सॉरी, हमारे लीज का जो अमाउंट है ना, वो 10 करोड़ का है। ठीक है, तो इसमें अगर गड़बड़ होता है तुम्हारा 1 लाख का, तो 1 लाख के नीचे वाला गड़बड़ है ना, हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो ये दोनों के बीच में उन्होंने एग्री किया है। तो सर हमने देखा था मटेरियलिटी में देखा था कि मटेरियल कब होगा तुम्हारा, अगर वो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स को अफेक्ट करता है तो तुम्हारे लिए मटेरियल है। तो इस केस में उन दोनों ने एग्री किया है कि 1 लाख रुपए का है मटेरियलिटी, तो तुम मान के चल सकते हो क्या कि तुम्हारा मटेरियलिटी 1 लाख रुपए का है। तो येसे ने बोला नहीं, येसे ने क्या बोला, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलीव ऑडिटर फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ डिटरमाइंड मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 320। तो इन्होंने साफ नहीं बोला ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या बोला, देख भाई तू ऐसे 320 के हिसाब से तू मटेरियलिटी फाइंड कर। तो ये मत देख कि उन्होंने बीच में क्या डिसाइड किया है, आपस में क्या डिसाइड किया है। उन्होंने जो भी मटेरियलिटी का अमाउंट डिसाइड किया है ना, इससे तू तेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटता नहीं है। कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा, ऐसे 320 में जो तुझे मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है ना, उसका रिक्वायरमेंट से तू नहीं छूटता है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलीव ऑडिटर फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 320। इतनी सी बात आती है। ठीक है, फिर कुछ कुछ अलग चीज आती है। सर 700 किधर गया, देख भाई 700 इधर है, 700 नीचे है। ये क्या बात होती है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन इन सच ऑडिट। व्हेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन स्पेशल पर्पस FS द ऑडिटर शैल अप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। तो इसने तो सीधे सीधे बोल दिया कि 700 का रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख ले। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या बात करी, हमने बात करी 200, 260, 320 एंड 320 इंटू 2 + 60, 700। ठीक है,
तो 200 में क्या है, इथिकल रिक्वायरमेंट तुमने देखने हैं सारे, कंप्लाई करने हैं इंडिपेंडेंस के साथ में। फिर ऑल ऐसे कि तुमने कंप्लाई करना है। फिर 260 में क्या बात आती है, 260 में बोलता है कि कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ओवरसी करने का, ये इस केस में हो सकता है। 320 में क्या करना है, मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने एडिशनल पॉइंट क्या बोला है कि मैनेजमेंट एग्री कर सकता है, मैनेजमेंट एंड इंटेंडेड यूजर वो दोनों आपस में एग्री कर सकते हैं कि तुमको इसके नीचे हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मटेरियलिटी उसको डिटरमाइन नहीं करेगा, तुझे मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी ही पड़ेगी उन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने 2 पॉइंट ऐड कर दिए, 2 पॉइंट अलग से ऐड कर दिए। इन्होंने बोला कि तुमने 315 में अंडरस्टैंडिंग करना था एंटिटी का, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग करना था, तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये तुमने देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी वाला एक पॉइंट आता है। एंड अगर तुम्हारा प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर एफएस बनता है ना, तो सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, ये भी तुमको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन तुमको देखना पड़ेगा। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तुम्हारा एफएस बन रहा है, जो तुम्हारा एफआरएफ था 3 थे, कौन सा, एक था तुम्हारा ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी एंड तीसरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तुम्हारा एफएस बन रहा है ना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये तुमको देखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद रखो, क्योंकि ये बाद में भी आएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आती है। एंड उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन ऑफ सम रिक्वायरमेंट ऑफ द एसेस इन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पज एफएस में रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन बाय ऑडिटर, ठीक है। इसका एग्जांपल पढ़ोगे तो तुम फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको समझो कि इन्होंने क्या बोला है, कहाँ पे कभी कभी तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसे का रिक्वायरमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, देखो जैसे 320 में जजमेंट अबाउट मैटर्स that are material to users of FS are based on consideration of common financial information needs of users as a group. In the case of audit of special purpose FS, however, those judgment are based on considerations of FI नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूज़र। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से वही बात करी है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 320 में तुम क्या करते हो, जनरली वाइड रेंज ऑफ यूज़र को एड्रेस करके तुम क्या करते हो, मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो। लेकिन इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटेंडेड यूज़र को देख के मटेरियलिटी डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो सर तुम बताओ मुझे, आपने ऊपर बोला था कि जो इंटेंडेड यूज़र ने मटेरियलिटी डिटरमाइन करी है ना, तो उसके हिसाब से तुम मत देखो, तुम्हारा 320 के हिसाब से देखो। यहाँ पे नीचे बोल रहे कि तुमको स्पेशल कंसिडरेशन लगाना पड़ेगा। अभी क्या करे भाई, उन्होंने ऐसा दिया है, देख भाई थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, अगर तुझे समझता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। क्या डिफरेंस है, ये बोलता है कि अगर मैनेजमेंट ने एग्री किया है सामने वाले पार्टी के साथ में कि अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट के नीचे अगर कुछ चीज़ होती है ना, तो उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब तू ये नहीं मानेगा कि वो जो अमाउंट उन्होंने एग्री की है ना, उन दोनों के बीच में जो अमाउंट एग्री हुआ है ना, वो तेरे लिए मटेरियलिटी है ऐसा नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन तू क्या करेगा, जब तू मटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा ना, तो ये तो ध्यान में रखेगा कि भाई साहब ये यूज़र कौन है, तुम ये एफएस किसके लिए जा रहा है, तो उसके हिसाब से मटेरियलिटी कितना होना चाहिए, ये तो तेरे ध्यान में रहेगा। स्लाइटली फर्क है, समझा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे, कोई टेंशन नको, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या बात हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस इन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस एफएस में रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर। तो कुछ जगह पे तुझे स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए तो कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देख इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, देख कितनी बार आया सर, लेकिन ये तो अमेंडेड है ना, ये तो अभी आया ना, देख भाई पहले था अब नहीं है, बीच में नहीं था अब फिर से। तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे तुझे क्या क्या देखना है, देख इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा 200, 260, 320, 200, 260, 320, 320 इंटू 2 प्लस 60, 700, ठीक है। 200, 260, 320, 700। 200 में तुमने क्या देखना है, इथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस आएगा क्या, ऑडिट है आएगा, ठीक है। इथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस आएगा, फिर ऑल ऐसे को कंप्लाई करके चलना है, ठीक है। 260 में हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन विद TCWG। यहाँ पे बात आती है कि TCWG का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि इसमें नहीं है। 320 में देखना है कि मैनेजमेंट एंड उसके बीच में जो एग्री किया है ना उन्होंने, उसको तूने नहीं देखना है, तूने तेरे हिसाब से मटेरियलिटी फाइंड करनी है। फिर हमने देखा 700 के हिसाब से देख ले, ठीक है। 700 के हिसाब से जो देख लेंगे, उसके बाद में हमने बात करी सिग्निफिकेंट
जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट के सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन है ना उसको तुम देखो, एंड अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना उसका सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन को तुमने अंडरस्टैंडिंग करना है 315 के हिसाब से। एंड उन्होंने साथ में और एक चीज़ बोली कि कभी कभी तुमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कंसिडरेशंस लगाने पड़ेंगे, जैसे कि 320 में तुमने देखना है कि मटर्निटी तुम नॉर्मल एफएस में कैसे करते हो, मटर्निटी तुम हर हर वाइड रेंज ऑफ यूज़र के नज़रिए से कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे तुमने इंटेंडेड यूज़र के नज़रिए से कैलकुलेशन करना है, इतनी सी बात आती है। एंड तुम्हारा इसमें एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है, मेजर एक ही क्वेश्चन है वो बड़ा वाला, उसको खत्म कर दिया हमने। अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, जैसे 700 require that auditor to evaluate whether FS adequately refers to or describe the applicable FRF। तो जो एफआरएफ है ना उसको उसने क्या करना है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है एफएस में। तो एफएस में डिस्क्लोजर जाना चाहिए कि तुम्हारा जनरल पर्पस है फ्रेमवर्क या फिर कौन सा है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, उसमें वो सब चीज़ें तुम्हारे एफएस में जाना चाहिए। अगर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाए ना तो इवेल्युएट करो कि वेदर एफएस एडिक्वेटली डिस्क्राइब करता है एनी सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये फिर से आ गया, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर बनाए ना तुम्हारा एफएस तो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो एफएस है ना ये एफएस में डिस्क्लोजर दिया है क्या, किसके रिलेटेड, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे 700 डील करता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये तो तुमको पता है, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ सर्टन एलिमेंट इन केस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पज एफएस, उसमें तुम्हारा क्या क्या जाएगा, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल डिस्क्राइब द पर्पज फॉर विच एफएस आर प्रिपेयर, एफएस किस पर्पज के लिए प्रिपेयर किया है उसको सबसे पहले बताओ। एंड इफ नेसेसरी इंटेंडेड यूजर कौन है उसको भी तुम बताओ। ठीक है, अगर ये नहीं बता सकते हो तो कम से कम उसको रेफर करो नोट में जहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूज़र कौन है, ये जहाँ पे है उसको तुमने रेफर करना है, मतलब तुमने डिस्क्राइब करना है पर्पस का, एंड तुमने इंटेंडेड यूज़र को भी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है एफआरएफ का, सर मैनेजमेंट के पास चॉइस कब रहेगा एफआरएफ का, देख अगर एफएस तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनता है ना तो मैनेजमेंट के पास चॉइस रह सकता है एफआरएफ का। बाकी के केस में कम चांसेस है कि मैनेजमेंट के पास चॉइस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केस में मैनेजमेंट के पास चॉइस रहेगा एफआरएफ का। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएस shall also make reference to its responsibility for determining that FRF is acceptable। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैरा जाता है ना तुम्हारा, उसमें तुमने और एक चीज़ ऐड करनी है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग दैट एप्लीकेबल एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल इन सर्कमस्टांसेस। तो जो भी एफआरएफ तुमने सिलेक्ट किया है ना एक्सेप्टेबल है सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, ये मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैरा में तुमने ऐड करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग दैट एप्लीकेबल एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल इन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, उसके बाद में बात सिंपल से आती है, बात आती है कि अगर तुमको केएम कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ना, अगर केएम कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ना तो केएम कम्युनिकेट कर लो, मतलब ऐसे 700 तुमको अप्लाई हो जाएगा। अगर तुमको अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर कुछ देना है ना तो अदर इन्फॉर्मेशन वाला ऐसे 720 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि इफ़ एंटिटी प्लान्स टू इशू रिपोर्ट्स, देखो इसमें इसको तुम मॉडल में जाके देखोगे ना तो बहुत बड़ा है, तो मैंने उसको कंसाइज करके लिखा है क्या, इफ़ एंटिटी प्लान्स टू इशू रिपोर्ट फॉर द पर्पज टू प्रोवाइड ओनर्स और सिमिलर स्टेक होल्डर्स विथ इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स जो प्रेजेंट किया है इन स्पेशल पर्पज एफएस आर कंसिडर्ड टू बी एनुअल रिपोर्ट। तो सबसे पहले अगर वो जो वाला रिपोर्ट है ना जिसके बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन देनी है उसको तुमने प्रिज्यूम करना है, उसको कंसिडर करना है कि वो एनुअल रिपोर्ट है। एंड उसमें जो अगर कुछ आता है ना, अगर तुमको रिपोर्ट देने की ज़रूरत है ना तो यहाँ पे 720 अप्लाई हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, कहना क्या चाहता है, कहना इतना चाहता है कि उसमें अगर अदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना तो 720 अप्लाई हो जाएगा। मतलब तुझे अदर इन्फॉर्मेशन मटेरियल क्या इनकन्सिस्टेंसी वगैरह वो सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर तेरे स्पेशल पर्पज एफएस में भी वो तेरा अदर इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन जाता है तो यहाँ पे भी तेरा जैसे 720 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बात आती है कि सिमिलर स्टेक होल्डर कौन होते हैं। अभी के लिए इतना समझ कि इंटेंडेड यूज़र जो है ना वो तुम्हारे सिमिलर स्टेक होल्डर में तुम्हारे आ जाते हैं। ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, रेफर करेगा ओएम पैरा को। ओएम पैरा को कब रेफर करेगा,
जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे जनरल पर्पस में गया है मर्तो को प्यारा, जनरल पर्पस एफएस में, नॉर्मल एफएस में तुम्हारा मर्तो को प्यारा गया है, तो इस केस में तुम क्या करोगे, तुम ये बताओगे ओएम पैरा में बताओगे। ओएम पैरा किसके बारे में, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर के बारे में कुछ कम्युनिकेशन करना है तो उसके बारे में है। तो यहाँ पे जनरल पर्पस एफएस के ऊपर का जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है ना, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन जनरल पर्पस एफएस, उसमें तुमने मर्तो को प्यारा दिया है, मर्तो को प्यारा, मर्तो को सेक्शन दिया है तुमने। तो यहाँ पे तुमने क्या बताना है कि देख भाई हमने जनरल पर्पस एफएस के ऑडिट के रिपोर्ट में मर्तो को सेक्शन दिया है। कहाँ पे बताओगे, ओएम पैरा में। किसके ओएम पैरा में, स्पेशल पर्पस एफएस के ऑडिट रिपोर्ट के ओएम पैरा में बता दोगे। मतलब क्या क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हो तुम, ये क्रॉस रेफरेंसिंग कहाँ पे करोगे, ओएम पैरा में करोगे, जैसे 706 के हिसाब से। देखा अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने इतनी सी बात आती है कि ऐसे 700 बोलता है कि तुमने डिस्क्लोज करना है एफआरएफ, एफएस एडिक्वेटली रेफर टू और डिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो इंटरप्रिटेशन जो सिग्निफिकेंट है उसको तुमने बता देना है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में तुमने देखना है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल डिस्क्राइब करना चाहिए पर्पस एंड इफ नेसेसरी इंटेंडेड यूजर। फिर मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम ऐड कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग दैट एप्लीकेबल एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। फिर हमने बात करी ऐसे 700, 720, 706, ठीक है। 701 में क्या है, केएम अगर आता है तो केएम अप्लाई हो जाएगा। 720 में अगर तुम अदर इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसमें तुम्हारा 720 अप्लाई हो जाएगा। अगर तुमने ओएम पैरा देना है तो ओएम पैरा भी तुम दे दोगे। उसमें तुम क्या करोगे, जनरल पर्पस एफएस में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको तुमको बता देना है, क्रॉस रेफरेंस करना है, तो तुम क्या करोगे, ओएम पैरा में कर दोगे। ठीक है सर, ओएम पैरा आ रहा है, ईओएम नहीं आ रहा है क्या? हाँ भाई, ईओएम पैरा भी आ रहा है। कहाँ पे सर? एक है यहाँ पे देख, अलर्टिंग रीडर्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़। क्या बात आती है, देख भाई तेरे को एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देख के आंसर में लिखना क्या है वो नहीं समझेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन, देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस इन विच ईओएम in auditor's report is mandated to be included. Explain the statement in light of mandatory requirement of matters that are to be emphasized in auditor's report when audit report on FS prepared in accordance with special purpose framework. तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आता है एंड ईओएम पैरा आता है, तो तुझे क्या बताना है, तुझे बताना है कि देख भाई ईओएम पैरा तो आएगा ही आएगा, ईओएम पैरा तो जाना ही जाना है। क्यों जाना है सर? देख, circumstances in which EOM para in auditor's report is mandated in case of FS prepared in accordance with special purpose framework. ठीक है, ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस एफएस शैल इंक्लूड ईओएम पैरा alerting users of auditor's report that FS are prepared in accordance with special purpose framework. FS are prepared in accordance with special purpose framework and that the result, as a result, FS may not be suitable for the another purpose. Auditor shall include this paragraph under appropriate heading EOM. तो यहाँ पे बात क्या आती है, तुझे ईओएम पैरा देना है एंड तुझे बताना है कि देख भाई ये जो एफएस है ना, एफएस बनाए हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से एंड ये क्या करते हैं, मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो इसको अलर्ट कैसे करोगे तुम? तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देख दो चीज़ें हैं। क्या है? अलर्टिंग रीडर्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज़। तो एक चीज़ है अलर्ट करना है रीडर को एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़। तो रीडर्स को तुम कैसे अलर्ट करोगे? द स्पेशल पर्पस एफएस में बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन दोज फॉर विच दे वर इंटेंडेड टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा यूज़ हो सकता है, जो तुमने बनाया है ना उसको छोड़ के बाकी पर्पस के लिए वो यूज़ हो सकता है। तो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए ऑडिटर अलर्ट करेगा यूज़र को अलर्ट करेगा by including EOM para that the FS are prepared in accordance with special purpose framework and therefore may not be suitable for another purpose. ठीक है, तो restriction on distribution और use में क्या होगा सर? देख, restriction on distribution और use में restrictions लगाना है। तो in addition the auditor may consider it appropriate to indicate that auditor's report is intended solely for specific user. Depending on the law or regulation applicable, this may be achieved by restricting distribution or use of the auditor's report. In these circumstances, the paragraph alerting the readers may be expanded to include these other matters and heading modified accordingly. नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, देख नीचे के एग्जाम्पल है, अमेंडेड वाला एग्जाम्पल है, तो ये
एग्जाम्पल उन्होंने ऐड किया है। तो देख, सबसे पहले ईओएम जाएगा, ईओएम में तेरा नाम में जाएगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज। इसमें क्या जाएगा, वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट नंबर एक्स ऑफ एफएस। सर एफएस में मेंशन किया है ना भाई, एफएस में मेंशन किया है तभी तो ईओएम पैरा जा रहा है ना। ईओएम पैरा कब जाता है, जब तेरा एफएस में मेंशन है। तो सर लेकिन एफएस में मेंशन कैसे, देख भाई हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे बोला कि एफएस एडुकेटली रेफर करता है, ठीक है, एफआरएफ को, तो एफएस में मेंशन होना चाहिए। तो एफएस में मेंशन है तो तेरा क्या जाएगा, अटेंशन जाएगा नोट नंबर एक्स में, जो डिस्क्राइब करता है क्या, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एफएस आर प्रिपेयर टू असिस्ट द कंपनी इन कंप्लाइंग विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू अबव। As a result, FS may not be suitable for another purposes. Our report is intended solely for company and DF Company Limited, should not be distributed or used by parties other than company or DF Company, and our opinion is not modified in this respect. तो सिंपल सी बात है भाई साहब, इसने क्या बोल दिया कि सुटेबल नहीं है अनदर पर्पस के लिए, एंड हमने एक कंपनी एंड डीएफ कंपनी, मतलब दो कंपनी के बीच में ही ये हमारा एफएस सर्कुलेट होना चाहिए, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट भी मत करो बाकी किधर भी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है। ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे बात क्या आती है, ड्राफ्टेड, ड्राफ्ट किया है तुमने, क्या ड्राफ्ट किया है, ड्राफ्टेड अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, हाउ शी शुड इंश्योर द रिपोर्ट वुड नॉट बी मिसयूज्ड, ड्राफ्ट सुटेबल पैरा, ठीक है। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है एंड उसको क्या करना है, शुड इंश्योर दैट द रिपोर्ट वुड नॉट बी मिसयूज। मिसयूज कब होगा, अगर वो कोई और यूज़ करेगा, कोई और यूज़ करेगा तो मिसयूज होगा। तो तुझे कैसे इंश्योर करना है कि कोई और यूज़ ना करे भाई। अभी तो हमने देखा ईओएम पैरा देना है, ईओएम पैरा में बता देना है कि किसी और के लिए सुटेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा ड्राफ्ट सुटेबल पैरा, तो पैरा भी ड्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तुमको डिस्ट्रीब्यूशन और यूज, एक्सपांडेड टू इंक्लूड दिस अदर मैटर्स एंड हेडिंग मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज, तो ये क्या है तुम्हारा ईओएम पैरा है। विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट ए इन एफएस, जो डिस्क्राइब करता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं टू असिस्ट कंपनी टू कंप्लाई द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू अबव। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट may not be suitable for other purposes. Our report is intended solely for X Limited and Y Limited and should not be distributed to और यूज्ड बाय पार्टीज अदर देन एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। मतलब क्या, अभी जो हमने पॉइंट देखा वही पॉइंट है, ऐसे में वाला क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आएगा, समझ में आएगा। लेकिन सर ये होता कैसे, ये तो समझ में आया जो भी पढ़ाया, लेकिन ये होता कैसे, देख इसको डिटेल में घुसने की वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन देख जैसे कि तेरा लीज वाला सीन है ना, तो लीज वाला सीन के हिसाब से अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई होता है एफएस। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें मेजर पोर्शन लीज का है ना, तो लीज वाला कंसेप्ट अलग अलग दिखाएंगे, बाकी वाला अलग अलग दिखाएंगे। तेरे एसेट में आरओयू एसेट, लीज का लायबिलिटी उसको हाईलाइट करेंगे, बाकी अलग अलग करेंगे। तो ये क्या होता है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो क्या करेंगे, फ्रेमवर्क को डिसाइड करेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। अभी रिवाइज करते फटाफट। जैसे 800 स्पेशल कंसिडरेशंस क्या होंगे तुम्हारे ऑडिट में, जब तुम्हारा एफएस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे तुमने 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, क्या, एक्सेप्ट करते समय, प्लान एंड परफॉर्म करते समय एंड ओपिनियन देते समय। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है, ऐसे 800 ने डिफाइन किया है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है। एफआरएफ जो क्या करता है, डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल, डिजाइन टू मीट, अरे चल्ला मामू, डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ स्पेसिफिक यूजर। तो स्पेसिफिक यूजर के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड को अगर मीट करता है तो तुम्हारा क्या है, एफआरएफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। इसमें तुम्हारा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी हो सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, ठीक है। उसमें बात आती है, देख एफआरएफ डिजाइन टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर है, तो जनरल पर्पस एफएस है। अगर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स है तो तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। इसमें तुम्हारा एग्जांपल क्या है, कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय क्रिएटर्स, रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, लोन वगैरह है, लीज एग्रीमेंट वगैरह है। तो एक्सेप्ट करते समय तुमने क्या देखना है, मैंने बोला सिर्फ तुमने एफआरएफ देखना है, एफआरएफ देखना है
FRF क्या होना चाहिए तेरा, चूजन फ्रेमवर्क मीट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड यूजर के स्पेसिफिक नीड को उसने एड्रेस करना है। तो यहाँ पे तूने देखना है क्या चीज़, देख भाई FRF 3 लोग दे सकते हैं तेरे को, या तो ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन होगा, रेगुलेटरी वाला होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है तो ध्यान क्या रखना है कि जनरली प्रिज्यूम एक्सेप्टेबल, क्यों, क्योंकि उसका ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। याद रख, सेबी वाला रहेगा तो भाई साहब ठीक है, ट्रांसपेरेंट है तो इसमें तो तेरा क्या है, तू प्रिज्यूम कर सकते कि तेरे को एक्सेप्टेबल है। रेगुलेटरी ने दिया तो वो एक्सेप्टेबल होगा, भाई रेगुलेटरी है ना तो उससे बड़ा तो नहीं है। फिर तेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है ना तो तुझे देखना पड़ेगा अच्छे से, अगर वो एग्जिबिट करता है ऑल द एट्रीब्यूट्स, कौन से एट्रीब्यूट्स जो हमने देखे थे जैसे 210 में क्या क्या थे, देखो नेचर ऑफ एफएस क्या है, पर्पस ऑफ एफएस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ना 210 में प्री कंडीशंस में जाके देखो तुमको मिल जाएगा। वो एट्रीब्यूट्स देखो तुमको, अगर वो एट्रीब्यूट्स के हिसाब से है ना तो 210 के हिसाब से है तो तुमको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अभी ये एट्रीब्यूट को कितना इंपॉर्टेंट देना है ना, ये तेरा प्रोफेशनल जजमेंट है। इतनी सी बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझाए तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। इसको पैरा फॉर्म में लिखना है, एग्जाम्पल भी नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं है, इतना तेरे को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तुझे एक्सेप्ट करना है ना तो FRF के हिसाब से होना चाहिए, FRF के हिसाब से होना चाहिए तो 3 चीज़ें हैं तेरे को, ठीक है। ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी है, कॉन्ट्रैक्ट है। ऑथराइजेशन प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल, रेगुलेटरी एक्सेप्टेबल, 210 के हिसाब से होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है। इतनी बात आती है। फिर तेरा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट में तूने देखना है, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आता है, प्लानिंग परफॉर्मिंग आता है, तो हमने बोला था सबसे पहले 200 में जा, 200 में 60 ऐड कर, 260 में जा, उसमें 60 ऐड कर, 360 में जा। अभी 2 बार 60 ऐड कर दिया तो इंटू 2 होना चाहिए, तो 320 इंटू 2 640, उसमें 60 ऐड कर तो 700 आता है, तो 200 260 320 700, 200 260 320 700। इसमें तूने देखना है 200 में क्या, 200 में जाके देख क्या रिकॉर्ड में जाके देख क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सारे ऐसे को कंप्लाई करना है, इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करना है। इंडिपेंडेंस करना है कि हाँ क्यों, ऑडिट में है तुम, ठीक है। इंडिपेंडेंस, इथिकल रिक्वायरमेंट एंड सारे एसेस को डिपार्चर कर सकता है कि हाँ, अल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म करके डिपार्चर तू देख सकता है। ऐसे 200 में हमने बात करी है इसके बारे में। 260 में तुमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है TCWG को, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, हो सकता है कि तेरा TCWG जो है ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर ओवरसीइंग प्रिपरेशन ऑफ दोज एफएस, इस केस में ऐसा हो सकता है। फिर 320 में हमने बात करी है मैनेजमेंट एंड इंटेंडेड यूजर में, मैनेजमेंट में एग्री विथ इंटेंडेड यूजर, मैनेजमेंट एग्री हो सकता है इंटेंडेड यूजर ऑन अ थ्रेशोल्ड बिलो विच मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट विल नॉट बी करेक्टेड और अदरवाइज बी एडजस्टेड। उसके केस में तुमने देखना है कि वो डज नॉट रिलीव ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन मटेरियलिटी 320 के हिसाब से। तो ये बात हमने देखी। उसके बाद में हमने 700 में देखा कि भाई 700 के हिसाब से देख ले। फिर 2 पॉइंट एडिशनल थे, क्या थे, अकाउंटिंग पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था तुम्हारा, दूसरा पॉइंट था तुम्हारा स्पेशल कंसिडरेशंस लगाने। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का जो सिलेक्शन है एंड एप्लीकेशन है उसका अंडरस्टैंडिंग तूने लेना है। अगर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाए ना तो सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी तूने अंडरस्टैंड करना है। फिर बात आती है स्पेशल कंसिडरेशन की। तो यहाँ पे बात आती है कि कभी कभी तुझे देखना पड़ेगा कि ऐसे को तुझे क्या करना, अप्रोप्रिएटली लगाने के लिए स्पेशल कंसिडरेशंस के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे इन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस एफएस में रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, उसके ऊपर तुझे ध्यान देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल FRF, डिस्क्रिप्शन में मतलब क्या, ये 700 ने बोला है ऑडिटर टू इवेल्युएट क्या एफएस में एडुकेटली रेफर किया, क्या डिस्क्राइब किया है क्या एप्लीकेबल FRF, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हारा वही डिस्क्लोजर जाना चाहिए, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें तुमने क्या करना है, पर्पस देना है। पर्पस के साथ में तुमने देखने हैं इंटेंडेड यूजर, पर्पस इंटेंडेड यूजर एंड मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड करो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग दैट एप्लीकेबल FRF इज एक्सेप्टेबल। इतनी बात आती है। उसके बाद में 701 था, 706 था, 720 था, ठीक है। इतने पॉइंट थे। 701 जब अगर KM आने की जरूरत है तो KM ऐसे 701 अप्लाई हो जाएगा। अगर अदर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो तुम्हारा 720 एप्लीकेबल हो जाएगा। 706 में तुम्हारा OM एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर OM एप्लीकेबल हो रहा है तो EOM होगा क्या, हमने बोला हाँ EOM भी होगा, लेकिन EOM जो है ना आएगा ही आएगा एक केस में। कौन से केस में, जहाँ पे तुझे बताना है क्या, अलर्ट करना है यूज़र को या फिर रेस्ट्रिक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़, ठीक है। तो उस केस में तेरा क्या जाएगा, EOM पैरा जाएगा। तो EOM पैरा में क्या जाएगा तेरा, वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट X ऑफ X टू FS जो डिस्क्राइब करता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना है। एंड एफएस में नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पज intended solely for the company and DF company, X company and Y company, and should not be distributed to or used by parties, should not be distributed to or used by, should not be distributed to or used by parties other than company and DF company, and our opinion is not modified। our opinion तो हमने EOM में देखा कि not modify हम डाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज वाला एक पॉइंट आएगा, एंड नॉट सुटेबल फॉर अनदर पर्पजेस वाला एक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लो एक बार। द स्पेशल पर्पज एफएस में बी यूज्ड फॉर द पर्पज अदर देन दोज फॉर विच दे वर इंटेंडेड। टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर अलर्ट यूजर ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय इंक्लूडिंग ईओएम पैरा, जिसमें क्या बोलेगा, स्पेशल पर्पज के हिसाब से एफएस बना है एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पज। Restriction on distribution or use. In addition, the auditor may consider it appropriate to indicate that the auditor's report is intended solely for specific user depending on the law or regulation applicable. This may be achieved by restricting the distribution or use of the auditor's report. In the circumstances, paragraph alerting the readers may be expanded to include these other matters and heading modified accordingly। ठीक है, इतना हमारा ऐसे 800 है, बहुत ही सिंपल सा ऐसे, बहुत ही छोटा सा ऐसे है। अभी तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि तुमको सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं उसको कैसे क्लियर करते हैं। तो ऐसे 800 में तो कुछ दम नहीं है, ऐसे 800 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुमको देखना है एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड ओपिनियन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें हम करते हैं। इसको तुमने अच्छे से ध्यान में रखना है। 3 ही पॉइंट है मोटा मोटी लेवल पे, 3 पॉइंट को अच्छे से याद रखो। एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा ध्यान से देख लो, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी है ना, बहुत बड़ी बड़ी बन सकती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे 800 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे ऐसे 805, ठीक है। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।